Welcome friends. So very good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Rahul Chaudhary. So today is 19th Jan 2022 and we are going to see the news analysis of today, right? So I welcome you all on the daily current affairs sessions. So first of all, we have so many topics today lined up for the discussions, for the analysis right now. So the first topic we are going to cover is the Oxfam report. Right now you are seeing on your screen. सबसे पहले हम आज क्या डिस्कस करेंगे? Oxfam report. हालांकि हर साल ये रिपोर्ट आती है और हर साल एक ही चीज पे बात करता है ये रिपोर्ट, सिर्फ इनइक्वलिटी पे ही बात करेगा, असमानता पे बात करेगा कि देखो गरीब बहुत बढ़ गए हैं, अमीरों के पास धन बहुत ज़्यादा डबल हो गया है, असमानता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, यही सारी चीज़ें। लेकिन एग्जाम के हिसाब से हमें क्या रखना है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मेंस के हिसाब से भी ये रिपोर्ट वगैरह काफ़ी काम आ सकती है। ऐसे वगैरह में भी आप इसे कोट कर सकते हैं और इंटरव्यूज पर्सनैलिटी टेस्ट में तो आप इसे बता ही सकते हैं, बिकॉज दिस इज हाउ द फ्यूचर इज मूविंग राइट ऑन। सो सबसे पहला है हमारे पास इनइक्वलिटी किल्स, दिस इज द नेम ऑफ दैट रिपोर्ट। जो ऑक्सफैम जो संस्था है उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली, उनका नाम क्या था रिपोर्ट का? इनइक्वलिटी किल्स। दिस इज द रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम। It argues for sustained and immediate action to end the pandemic, address global inequality, and initiate converter measure to tackle the climate emergencies. Right? So first of all, we can say that this particular report, which is named as Inequality Kills, describe on the three parameters. First is to end the pandemic. Second, the global inequality and its rising concerns. And third, how to tackle the climate emergency. Climate emergency को हम किस तरीके से टैकल करें। दूसरा फिर 160 million people rendered poor during the pandemic while the 10 richest people doubled their fortunes. तो यही तो हर साल ये तो होता ही रहता है और ये हो ही रहा है, इस पर अब क्या कर सकते हैं। वैक्सीन अपार्थिड, यहाँ पे इन्होंने एक शब्द दिया है वैक्सीन अपार्थिड। इसका मतलब है कि देशों के बीच में वैक्सीन की जो एक्सेस है वो अनइक्वल पार्ट में है। जैसे अगर मैं भारत देश की बात करूं और अफ्रीका के किसी गरीब देश की बात करूं, तो वहां पर जो वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो एक्सेस है वो बहुत ही अनइक्वल है, विच क्रिएट्स वैक्सीन अपार्थिड एंड द लैक ऑफ यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये तो कहीं है ही नहीं। ग्लोबल हेल्थ, वन वर्ल्ड वन हेल्थ का कोई अप्रोच सिर्फ कागजों में है, एग्जीक्यूशंस में कहीं भी नहीं है। द कॉजेज ऑफ एमरजेंस ऑफ द मल्टीपल न्यू स्ट्रेन्स ऑफ द कोरोना वायरस, और यही वजह है कि जिस वजह से कभी ये क्रोन, कभी वो क्रोन, कभी डेल्टा क्रोन, पता नहीं कितने क्रोन आ जाते हैं। नेक्स्ट, एमरजेंसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर meant to keep economies afloat during this crisis actually inflated stock prices। आप देख ही रहे हैं भारत का अगर मैं एग्जांपल लूं तो स्टॉक प्राइसेस कितने आगे तरीके से बढ़ रहे हैं, बट लेकिन जो इकोनॉमीज है वो कहीं ना कहीं सफर कर रही हैं। Inequality is not an abstract theory, instead it is institutionalized economic violence against the poorer people। तो ये बहुत अच्छी शब्द, बहुत अच्छी लाइन इस रिपोर्ट में लिखी गई है कि इस असमानता को आप किस ढंग से परिभाषित करेंगे। हाउ विल यू डिफाइन द इनइक्वलिटी? सो बेसिकली इनइक्वलिटी इज डन बाय द इंस्टीट्यूशंस इटसेल्फ एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक वायलेंस अगेंस्ट द पुअर पीपल। सो व्हाट हैपन इफ इट गेट एक्सट्रीम? जब ये अपने चरम पे पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा? पीपल विल रिवोल्ट। सिंपल सा फंडा है, ये हिस्ट्री ने बताया है, पीपल रिवोल्ट करेंगे। नेक्स्ट, जेंडर इनइक्वलिटी भी है। लॉकडाउन्स लेड टू इंक्रीज इन द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन वर्ल्ड वाइड एंड 13 मिलियन वुमेन हैव नॉट रिटर्न टू द वर्कफोर्स एंड 20 मिलियन गर्ल्स आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग एक्सेस टू एजुकेशन। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। जेंडर इनइक्वलिटी पे तो इस रिपोर्ट ने बात की ही है, लेकिन अगर हम अपना लेबर पार्टिसिपेशन रेट देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, वो हमारा सूडान, माली, इन सब की कैटेगरी में आता है। हम बहुत पीछे जा चुके हैं, 50% से भी कम हो चुका है। और लॉकडाउन के कारण, पेंडेमिक के कारण हुआ क्या है, महिलाओं की नौकरी सबसे ज़्यादा छुड़वाई गई है, या छोड़ी भी गई होगी, लेकिन छुड़वाई गई का कारण बहुत ज़्यादा है। और फिर वायलेंस के केसेस तो काफ़ी ज़्यादा राइज हुए ही हैं, ये तो आपका पुलिस के डेटा ही बताते हैं। The climate crisis is undergirded by the inequality between countries. Extreme new liberal models of economic growth have led to a skewed system of carbon-intensive production that favors rich countries while shifting the risk of onto poorer countries। तो हमने ये अपना एक प्रेडेटरी प्राइसिंग मैकेनिज्म का मैंने आपको एक एनालिसिस कराया था एडिटोरियल का, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल था, जो लोगों की मदद करना चाहिए था, अब वो नहीं कर रहा है। जो ट्रिकल डाउन थ्योरी आई थी, अब वो ट्रिकल अप ही थ्योरी रह गई है, डाउन तो वो हो ही नहीं रही। तो ये कुछ रीजंस हैं। एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ कि हम अब एडिटोरियल का एनालिसिस हमने डेली करंट अफेयर्स के सेशन में क्लोज कर दिया है। एडिटोरियल का एनालिसिस मैं आपको सिर्फ वीकेंड पे कराऊंगा। ऑन सैटरडे एंड संडे विल टेक द फुल वीक एडिटोरियल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, जो कि आपके मेंस और प्री में भी काम आ सकते हैं, मेंस में भी काम आ सकते हैं, ऐसे राइटिंग में भी काम आ सकते हैं। तो वो एक साथ ले लेंगे, बिकॉज एनालाइजिंग द एडिटोरियल्स इज अ वेरी ब्रेन ड्रेन वर्क। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि बस खाली एक
एडिटोरियल का पन्ना चिपका दो और उसी के ऊपर कुछ कुछ लिख दो और वहीं से पढ़ के कुछ बता दो। ये सिस्टम नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से उसको फुल एनालाइज करना पड़ता है, उसके पूरे बैकग्राउंड हिस्टोरिकल चीज़ों को रिसर्च करके लाना पड़ता है कि ये कहाँ से, किस वजह से, क्या हुआ है, ऑथर का टोन कैसा है, ऑथर पैसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, काफ़ी ब्रेन ड्रेन प्रोसेस है ये। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम मैं चाह रहा हूँ कि हम उसे सैटरडे संडे करें, क्योंकि सैटरडे संडे आई एम लिटिल बिट फ्री, मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ उस दिन। तो उस दिन मैं आपको एडिटोरियल एनालिसिस पूरे वीक का एक साथ वीडियोस में दे दूंगा। सो आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों को जितना हो सके शेयर करवाइए। नेक्स्ट स्टोरी इज C2S प्रोग्राम। बेसिकली C2S प्रोग्राम क्या है? चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। तो ये तो तय ही था, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गया है और चिप्स की शॉर्टेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब भारत चाह रहा है कि अपने आप को जिस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश की जा रही है, तो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में भी वो अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाह रहा है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। मेटी का ये इनिशिएटिव है, हैज सॉट एप्लीकेशंस फ्रॉम 100 एकेडमिया, R&D ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स एंड MSMEs। तो सबसे मांग लिए हैं कि आओ भैया, जिनके पास है दम वो दिखाओ दम और हम आपको देंगे दाम। तो दम के बदले हम आपको देंगे दाम। एम क्या है? टू ट्रेन 85,000 क्वालिफाइड इंजीनियर्स इन द एरिया ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइंस। तो एक मैं जानकारी एक यहाँ पे दे देता हूँ कि आप में से जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। अगले 5 साल आपकी ही तूती बोलेगी, जैसे कंप्यूटर साइंस वालों की बोली, उससे पहले मैकेनाइजेशन के वक्त में मैकेनिकल इंजीनियर वालों की बोली, तो आपकी तूती अब बोलने वाली है। तो बिल्कुल बढ़िया से एकदम पढ़ाई कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज सेगमेंट के अंदर में, एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको अगले 5 साल में इस फील्ड में दिखाई देंगे। टू डेवलप 175 ASICs, राइट, वर्किंग प्रोटोटाइप्स ऑफ 20 सिस्टम्स ऑन चिप्स वगैरह वगैरह, कुछ टेक्निकल चीजें उसमें हमें नहीं जाना। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है? द प्रोग्राम वुड बी इम्प्लीमेंटेड एट अबाउट 100 एकेडमिया इंस्टीट्यूशंस, R&D ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री। सो दिस इज द सेकंड न्यूज ऑफ द डे, C2S प्रोग्राम, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो बहुत ही एक बयान आया अभी कर्नाटक के CM का, कल ही आया, कि उन्होंने बोला कि यार ये जो आपने बनाया है कानून, ये तो रिवर, जो वाटर रिवर की जो प्रॉब्लम है उसको कम करना चाहिए, लेकिन इसने तो और बढ़ा दिया है। और इसी वजह से ये चर्चा में आ गया। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है क्या, मैं आपको बिल्कुल सही से समझा दूंगा। प्रेजेंट लॉ, प्रपोज लॉ, ये भी देख लेंगे। सबसे पहले समझते हैं। तो जो आर्टिकल 262 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है कि एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कैसे किया जाएगा। बेसिकली इसके 2 प्रावधान हैं। पहला ये है कि संविधान द्वारा बनाए गए कानून से किसी भी तरीके का डिस्प्यूट या कंप्लेंट जो है उसे रिजॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट ऑफ द कंप्लेंट। समझ में आई बात? तो आर्टिकल 262 में दोनों बातें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो कानून द्वारा किसी भी 2 राज्यों के बीच में जो नदियों की पानी की जो समस्या है उसको सुलझाया जा सकता है। उसके लिए वहां पे एक ट्राइब्यूनल वो लोग बनाएंगे, जिसमें आपका 2 आते हैं, एक तो रिवर बॉडी एक्ट 1956 और एक यही आता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो ये 2 चीजें आती हैं। दूसरा, कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट या कोई भी दूसरे कोर्ट इसमें किसी भी तरीके से अड़चन नहीं डाल सकता, बीच में अड़ंगा नहीं डाल सकता, कोई भी चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं 262 के अंदर में, आपको ध्यान रखना है। द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन एड हॉक ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 or more states in relation to the water of an interstate river. The decision of the tribunal would be final and binding. तो ये जो इनका जो डिसीजन होगा ये फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, और किसी भी तरीके से कोई भी सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं? द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इसमें देखो, सबसे पहला इशू तो ये आ रहा है कि इसमें जैसे 2 राज्यों के बीच में पानी को लेकर कुछ तनातनी हो गई। अब ये कितने दिनों में सॉल्व होगा, कितने सालों में सॉल्व होगा, कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। तो आप यहाँ पे अगर ये इमेज देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं रवि ब्यास का जो है 33 साल हो चुके हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कृष्णा नदी का जो पंगा है 15 साल हो चुके हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वसुंधरा का जो है 9 साल हो चुके हैं, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। महादाई गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र 8 साल हो गए। महानदी ओडिशा, छत्तीसगढ़ 1 साल हो गए। तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। तो एक तो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो तो ये आ रहा है। दूसरा,
जो इनके चेयरमैन वगैरह हैं उनकी कोई एक अपर लिमिट नहीं है कि कब वो रिटायर होंगे, तो एक वैकेंसी भी नहीं आ पाती है कि भाई एक एफिशिएंट स्टाफ को लाया जाए और फिर फटाफट सारी चीज़ों को हटाया जाए, सारी रिपोर्ट पब्लिश की जाए, देखा जाए, पूरी तरीके से सॉल्व किया जाए, कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। द रिवर बोर्ड एक्ट 1956 विच इज सपोज टू फैसिलिटेट द इंटर स्टेट कोलैबोरेशन ओवर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट रिमेन्ड डेड लेटर सिंस इट इनैक्टमेंट एंड। तो एक और जो है, क्योंकि इसमें दो बनाए गए थे, एक तो आर्टिकल 262 के अंदर में एक बनाया गया था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बनाया गया था रिवर बोर्ड एक्ट 1956। तो जो रिवर बोर्ड एक्ट है वो तो पूरी तरीके से डेड पड़ा हुआ है, कुछ उसमें हो ही नहीं रहा, वो लोग कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं, कि जो सरफेस वाटर होता है, सतही पानी, इनको कंट्रोल कौन सी बॉडी करती है? दैट इज वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन इसे जो है गवर्न करती है। उसके बाद अगर आप ग्राउंड वाटर को देखेंगे, जो कि नीचे जो जल है उसको कौन गवर्न करता है? दैट इज गवर्न बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये लाइन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। Both bodies work independently and there is no common forum for common discussions with the state governments on the water management। तो ये सारे जो है कुछ कुछ मुद्दे हैं, सीएम कर्नाटक के सीएम ने भी इस पे बोल ही दिया है, देखते हैं आगे इस पे क्या क्या होता रहेगा, लेकिन संक्षिप्त में, ब्रीफ में, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट मैंने आपको समझा दिया है। अगले मुद्दे पे चलते हैं, दैट इज इंडिया नेपाल रिलेशंस। फिर से तनातनी यहाँ पे चालू हो चुकी है, पूरा मसला समझा देता हूँ। ये है पहले भारत का बॉर्डर, देखो उत्तराखंड है यहाँ पर, यह है नेपाल, सुदूर पश्चिम प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी जो टेरिटरी चल रही है ये नेपाल की चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें एक तो ये एरिया है लिम्पियुधरा, यहाँ पे कहीं काला पानी है, लिपू लेक और लिम्पियुधरा, ये पूरा जो एरिया है ये डिस्प्यूट का एरिया है। यहाँ पे काला पानी है, यहाँ पे लिपू लेक पास है। अब ये यहाँ पे झगड़ा क्या है तो समझते हैं। ट्रिटी ऑफ सिगोली इन 1816, 1816 में सुगौली का जो है वो संधि हुआ, किसके बीच में हुआ? भारत और नेपाल के बीच में हुआ। साइन किन्होंने किया? तो काठमांडू की तरफ से जो गुरखा रूलर्स थे उन्होंने किया, और भारत की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने किया। इसके तहत क्या हुआ कि नेपाल ने कुछ रीजन खो दिए, जैसे कि कुमाऊं गढ़वाल और सिक्किम, ये इलाका इनसे चला गया। ठीक है, उसके बाद काली रिवर कॉन्स्टिट्यूटेड द बाउंड्री विच इज नाउ अ बोन ऑफ कंटेंशन। काली रिवर जो है, मैं आपको आगे मैप में दिखा दूंगा। अब ये जो काली रिवर है यही जो है मुद्दा बना हुआ है। नेपाल से इसकी इस नदी का जो ओरिजिन है वो लिम्पियुधरा से है, ये नदी यहाँ से आती है, जबकि भारत कह रहा है कि ये नदी काला पानी से आती है, यानी ये नदी यहीं से ओरिजिनेट हो रही है। तो ठीक है, फिर उसके बाद 1996 में एक और ट्रीटी हुई जिसे महाकाली का ट्रीटी कहा गया। इससे इंडिया नेपाल के बीच में साइन किया गया था, और इसमें साइन इसलिए किया गया था क्योंकि पंचेश्वर मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट था, उसके लिए इसको साइन किया गया था। फिर 1997 में ही ये मुद्दा उठा, काली रिवर का मुद्दा फिर से उठा। फिर एक कमेटी बनाई गई, जॉइंट टेक्निकल बाउंड्री लेवल कमेटी, उन्होंने 98% मुद्दा सुलझा दिया, लेकिन काला पानी और सुस्ता का जो मुद्दा था उन्होंने छोड़ दिया कि भाई हम नहीं सुलझा सकते। अभी 2019 में नवंबर के महीने में क्या हुआ कि सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना 8वां एडिशन निकाला पॉलिटिकल मैप का, और उसमें उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने मैप में जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 8th एडिशन है। ये 8th एडिशन में आप देख रहे हैं कि काली रिवर यहाँ पे लिखी गई है, और यहाँ पे ये जो 9th एडिशन है यहाँ पे वो काली रिवर कहीं है ही नहीं। तो ये देखते हुए फिर नेपाल में आक्रोश हुआ और नेपाल ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह किया। तो यही कुछ चल रहे हैं, यही सारा रीज़न चल रहा है कि ये बताते हैं कि काला पानी से इसका ओरिजिनेट है, और इंडिया वाले और नेपाल वाले कहते हैं कि नहीं लिम्पियुधरा से इसका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देख लेना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल इंडिया नेपाल रिलेशंस। तो उस पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है, क्योंकि नेपाल में चाइनीज़ का जो प्रेजेंस है और जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए भारत ये भी नहीं चाहता कि हमारा नेपाल के साथ रिलेशन बिगड़े, क्योंकि कभी बिगड़ा भी नहीं है, और कल्चरली पैरामीटर पे भी हमसे काफ़ी ज़्यादा नेपाल मेल खाता है। हालांकि नेपाल के काफ़ी बंदों को हिंदी भी बोलनी आती है, और यहाँ के इंडिया के काफ़ी भी बंदों को नेपाली भी बोलनी आती है, राइट। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। कथक फेमस डांसर बिरजू महाराज, इनका भी निधन हो गया। कथक पे हमने बात की थी पहले भी, मैं आपको बता देता हूँ हमने कब बात की थी। कथक पे हमने बात की थी, लेट मी चेक, कथक पे हमने 15 जनवरी के उसमें हमने बात की थी, ये वो न्यूज़ थी। कथक फेमस डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला, इनका भी निधन हुआ था। उस वक्त हमने कथक के सारे चीज़ों को देख लिया था कि कथक क्या है क्या नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक्सप्रेसिव आइज, पर्शियन इन्फ्लुएंस, flowing dress, percussive footwork, eye-catching costume, ornate jewelry. So this is all about the Kathak.
इसको थोड़ा प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में हो सके तो आ सकता है, क्योंकि दो बहुत बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज़, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ लाइक पंडित मुन्ना शुक्ला और आपके बिरजू महाराज जी, तो इनका दोनों का ही निधन हुआ। तो थोड़ा इनको प्रिपेयर करके जाइएगा। दिस इज़ द न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट, उड़ीसा प्लस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो हुआ क्या है कि उड़ीसा की सरकार और यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने कोलैबोरेट किया है किस चीज़ को लेके, टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ इंडिया बाय एनहांसिंग देयर रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। तो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, ध्यान रखना मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनकी फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने पार्टनर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, हु मेक अप टू 90% ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज इन ओडिशा, विल बी एबल टू चूज द राइट फार्मिंग एंड लिवलीहुड ऑप्शंस टू इंप्रूव देयर फूड सिक्योरिटी एंड इनकम। अंडर दिस पार्टनरशिप, WFP एंड Department of Agriculture and Farmers Empowerment will develop toolkits, modules and guidelines during the project to provide climate service to small holder farmers। तो ये सारी चीज़ें बस खाली आपको याद रखना है कि उड़ीसा की सरकार ने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के जीवन व्यापन को सुधारने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास बंगाली कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ। तो ये भी द हिंदू का ही आर्टिकल था आज का, कि नारायण देवनाथ जो थे कॉमिक आर्टिस्ट थे, राइटर थे, इलस्ट्रेटर थे, इनका भी निधन हुआ है। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ पॉपुलर बंगाली कॉमिक स्ट्रिप्स लाइक हंडा भुंडा, बतुल द ग्रेट, नोनते फोंटे। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फ्रॉम द लॉन्गेस्ट रनिंग comic by an individual artist from Handa Bhunda comic series which have now completed 53 years। इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पद्मश्री से भी सम्मानित थे, पद्मश्री अवार्डी थे, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है और आर्ट्स में इनको मिला हुआ था। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, बंगाली कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ। कार्टूनिस्ट थे, बेसिकली बंगाल से रिलेट करते थे। और एक ये फाइनल न्यूज़ है आज की हमारी, सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स। हालांकि ये यूपीएससी में उतने काम की नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आरबीआई, सेबी या नाबार्ड जैसी चीज़ों की, तो उसमें ये न्यूज़ जो है वो आ सकती है। कवर अप कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। जनवरी 2022 में सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया कि सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स रेगुलेशंस 2018, इसको इन्होंने अमेंड किया है और इन्होंने इसको नाम दिया है सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2022। अब इन्होंने क्या किया है कि सेटलमेंट, आप जानते हैं कि कुछ भी मतलब मुद्दा इनके सामने आया तो वो कब तक सेटल कर देना चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह जो था, जो पहले 180 दिन लगते थे, तो उसको एफिशिएंट करने के लिए उन्होंने कहा है कि अब हम 180 दिन से हटा के हम सिर्फ 60 दिनों के अंदर में सेटलमेंट कर देंगे। तो इससे जो सिस्टम है थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद ऑल द पेमेंट्स अंडर द सेटलमेंट रेगुलेशंस विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू द डेडिकेटेड पेमेंट गेटवे। टू गिव दिस इफेक्ट, सेबी हैज अमेंडेड सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स नॉर्म्स। Thus, a settlement application can be filed within 60 days of the date of receipt of the show cause notice. An additional 120 days could be availed by the applicants in case they pay an additional 25% over the settlement charges. Right? तो अगर आपने settlement charges तो आपको देने पड़ेंगे, तो अगर आपने additional 25% दिए तो फिर ये बढ़ा के 120 दिन और दे सकते हैं, आपको आपकी मदद और कर सकते हैं उन चीज़ों को सेटल करने के लिए। फिर कुछ और भी इन्होंने चेंजेस किए, जैसे कि द टाइम पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स फॉर्म आफ्टर द इंटरनल कमिटी हैज बीन रैशनलाइज्ड टू 15 डेज। पहले क्या होता था कि एक जो इंटरनल कमेटी बनती थी सेटलमेंट वगैरह को देखने के लिए, तो वो 15 दिनों के अंदर इन्होंने बोला कि बना देंगे। पहले क्या होता था कि 10 दिन प्लस 20 एडिशनल दिन, यानी कि 30 दिन के अंदर ये करते थे। तो इसको भी एफिशिएंट इन्होंने किया कि हम नहीं जी 15 दिनों में हम पूरा कंप्लीट करके एक इंटरनल कमेटी बना के दे देंगे। तो ये थोड़ी सी सेबी की सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स है, ध्यान रखना है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कब ये फाउंड हुआ था? 1992 को हुआ था। और अभी जो इसके करंट चेयरमैन है वो है अजय त्यागी जी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल द न्यूज़ फ्रॉम द 19th Jan 2022 न्यूज़ एनालिसिस। मिलेंगे अगले किसी सेशन में। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।